हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सब अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में यहाँ पर हम सीखेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। व्हाट इज टॉन्सिलाइटिस, साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉन्सिलाइटिस, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ टॉन्सिलाइटिस, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एंड मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, होम रेमेडीज, ये सारे टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। किस तरीके से आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, साइन सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, क्या क्या इसके कॉजेस हैं और रिस्क फैक्टर क्या है, किस पर्सन में ज़्यादा चांस होता है होने का। कॉमन सी डिसीज है, हर पर्सन ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, ऑलमोस्ट सब ने किया हुआ है। टॉन्सिलाइटिस कॉमन है। इस समय पर तो आपको विंटर के सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, रेनी सीजन में आपको कॉमन होती है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, होता रहता है। ऑलराइट, तो टॉन्सिलाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं, जो कि आपके ओरल कैविटी में होते हैं, ओरल रीजन में होते हैं, उनके बारे में अभी हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। सो इनमें क्या होना? इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना, स्वेलिंग होना। किस रीजन की वजह से हो सकती है? ये आपके लिम्फ नोड होते हैं, दो आपके लिम्फ नोड होते हैं टॉन्सिल्स, जो कि आपके लोकेटेड होते हैं ईच साइड ऑफ द बैक ऑफ योर थ्रोट। जो आपके गले में पीछे की तरफ दोनों साइड लोकेटेड होते हैं। और इनमें जो इन्फेक्शन होता है, जो कि आपका बैक्टीरियल हो सकता है और आपको वायरल भी हो सकता है। राइट, बैक्टीरियल वायरल हो सकता है एंड अफेक्ट पीपल। ये ऑल एज के जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है, पर स्पेशली जो ज़्यादातर देखा गया है वो हमको छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में हमको देखने के लिए मिला हुआ है। ओके, तो आई होप इतना आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। टॉन्सिलाइटिस, आइटिस मीन्स जहाँ पर भी आपको सफिक्स लगा हुआ है, दैट इज इन्फ्लेमेशन, सूजन होना, स्वेलिंग होना। जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं उनमें आपको स्वेलिंग होना, ये आपको टॉन्सिल्स के आपके लिम्फ नोड हैं, और जो कि दो लिम्फ नोड है जो कि आपके गले में पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। कॉमनली जो कॉज करते हैं वो बैक्टीरियल और वायरस हो सकता है। इवन आपको इन्फेक्शियस कॉजेस की वजह से आपको हर एज ग्रुप में देखने को मिलता है, पर ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलता है वो छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में मिलता है। राइट, तो जब आप नॉर्मल इमेज पर यदि देखेंगे यहाँ पर, तो आपका नॉर्मल टॉन्सिल इस तरीके के विजिबल होते हैं, जो आपका बल्बा है और टॉन्सिल्स। राइट, उसके बाद फिर यदि आपको टॉन्सिलाइटिस होगा तो यहाँ पर आपको रेडनेस हो जाएगी, अल्सर होगी। देख सकते हैं आप सेकंड वाली इमेज में इन्फ्लामेट टॉन्सिल्स आपको किस तरीके का विजिबल हो रहा है। ओके, सो टॉन्सिलाइटिस के हम यहाँ पर कॉजेस के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी इसके दो कोज हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका वायरल। वायरल किसी भी वायरस की वजह से हो सकता है, जैसे एडिनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्टिन बार वायरस हो गया, हर्पिस हो गया, एंट्रोवायरस हो गया, रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस हो गया, और फिर कोरोना वायरस, कोविड की वजह से भी आपको हो सकता है। राइट, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डेंजरस नहीं होता है, और बैक्टीरियल जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू वायरल। बोले तो वायरल को हम विदाउट एंटीबायोटिक या रेस्ट, यदि फर्स्ट स्टेज पर है तो रेस्ट एंड स्लीप से हम इसे नॉर्मल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ट्रीट कर सकते हैं। पर यदि इसी कुछ बैक्टीरियल है, ज़्यादा सीवियर हो गया है, क्रॉनिक हो गया, तो हमको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। राइट, तो आगे देखेंगे, जैसे आपकी पेनिसिलिन आती है, एमोक्सिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। राइट, तो बैक्टीरियल में आपका आ जाता है ग्रोपे स्ट्रेप्टोकोकस, GAS, द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज लीडिंग टू स्ट्रेप थ्रॉट। राइट, तो ज़्यादातर जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस आपका बैक्टीरिया है, जो इसको कॉज करता है, मोस्ट कॉमन है, इसकी वजह से होता रहता है जनरली। अदर स्ट्रेप्टोकोकल, इनकी जो अदर अलग अलग प्रजाति है उसकी वजह से हो जाता है, जैसे कि आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, निमोनिया, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लाइमेडिया निमोनिया की वजह से भी आपको हो सकता है। रिस्क फैक्टर में इसका आ जाएगा आपका रिस्क फैक्टर फॉर टॉन्सिलाइटिस। क्या इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है? सेवरल फैक्टर कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टॉन्सिलाइटिस। अलग अलग आपके यहाँ पर फैक्टर हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर। जैसे कि आपका आ जाता है एज में, जैसे आपका आ जाएगा, ज़्यादातर भी हमने देखा है बच्चों में और टीनेजर एज में ज़्यादा चांस होते हैं, ज़्यादा प्रोन होता है होने का, ज़्यादा
खतरे होते हैं, राइट। फिर आ जाता है आपका फ्रिक्वेंट एक्सपोजर टू जर्म। ऐसे पर्सन है, ऐसा व्यक्ति जो कि ज़्यादातर जर्म जो बैक्टीरिया वायरस है उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको हो सकता है स्कूल और आप जो डे केयर है जहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, हॉस्पिटल में है या इन्फेक्टेड पर्सन उनके कांटेक्ट में ज़्यादा आने की वजह से आपको हायर रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का, दैट इज कॉज हो सकता है। अदर आ जाएगा आपका सीजनल फैक्टर, जैसे कि सीजन की वजह से, जैसे अभी मैंने बताया आपका टॉन्सिल्स हो सकता है आपको विंटर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में आपको हो सकता है, इवन आपको ये रेनी सीजन में भी हो सकता है। पर्टिकुलरली कॉज बाय बैक्टीरिया, बाय बैक्टीरियल कोज की वजह से हो सकता है, मोर कॉमन विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग में, राइट। हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलाइटिस, प्रीवियस जो एपिसोड होता है जैसे कि वही ऑलरेडी पहले से हुआ है, तो उन पर्सन को थोड़ा सा रिकरेंट चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वापस से टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, या जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है उसकी वजह से भी इम्यून कंप्रोमाइज जो पेशेंट है उसमें भी आपको हो सकता है, राइट। और अदर कंडीशन जैसे कि आपका HIV है, एड्स है, या कोई क्रॉनिक इलनेस है जिसका ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है जैसे कीमोथेरेपी थेरेपीज हो गया, राइट। तो इस पेशेंट में चांस रहता है कहीं और इसको हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है, ऑलरेडी इम्यून सिस्टम जो है वीक है, ऑलरेडी अदर डिसीज है, ऑलराइट। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं जैसे कि आप एक्सपोज हुए हो ना, सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से हो सकता है, एक्टिव और पैसिव स्मोक से हो सकता है, राइट। सेकेंड हैंड में मतलब आपने वो पिया और वही सिगरेट आपने किसी और को दे दिया, आपके दोस्त ने भी वही सिगरेट पी ली ना, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। और एयर पॉल्यूशन की वजह से भी आपको हो सकता है, इन्वायरमेंटल इरिटेंट हो गए इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। तो ये सारे कॉजेस हो गए आपके। फिर अभी हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। अभी हमने रिस्क फैक्टर और कॉजेस समझा, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स आपको क्या लक्षण, क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं। तो साइन सिस्टम में, साइन एंड सिम्टम में आ जाएगा आपका सोर थ्रोट, आपके गले में खराश होना, गले में कफ होना, रेडनेस होना, सोलिंग होना, निगलने में प्रॉब्लम होना, है ना, खाना खाने में, पानी पीने में, वाइट और येलो कोटेड ऑफ टॉन्सिल्स, जो आपका टॉन्सिल्स उसके ऊपर जो लेयर जम जाना, वाइट या इवन आपकी या येलो भी हो सकती है, पेनफुल सोलिंग होना, फीवर होना, एनलार्ज होना आपका टॉन्सिल्स का, टेंडर होना, है ना, सॉफ्ट की जगह टेंडर हार्ट हो जाना, नोट्स ना, ये आपको हो सकता है। बैड ब्रीथ, जब आप ब्रीथ ले रहे तो आपकी फाउल ब्रीथ होना, नेक आपका स्टिफ होना, पेन होना, हेडेक होना, आपकी वॉइस में भी चेंज आना, ये सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम हो सकते हैं। अगला आ जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। अभी साइन सिम्टम हमको पता चल गया, रिस्क फैक्टर पता चल गए, कॉजेस पता चल गया, अभी हम देखेंगे कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम इसको पता लगा सकते हैं भाई डिसीज क्या है, राइट। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पर करेंगे डायग्नोस्टिक टॉन्सिलाइटिस में, जैसे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, ऐसे नर्सिंग ऐसे डॉक्टर आपको टॉन्सिल्स को चेक करना है, टॉन्सिल्स आपका रेडनेस तो नहीं है, टॉर्च लेकर के फील करके, येलो कोटेड वगैरह तो नहीं है ना, स्वेलिंग तो नहीं है, टेंडर तो नहीं, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट करना है। आप थ्रोट स्वेप करा सकते हो, लेबोरेटरी में जो आपका टेस्ट आता है इससे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्पेशली जैसे आपको स्ट्रेप्टोकोकस है, था स्ट्रेप थ्रोट वगैरह टेस्ट करा सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट आप करा सकते हो, CBC, जो कि आपका ब्लड सेल्स काउंट करेंगे, जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका वायरल है और बैक्टीरियल है, आपका प्लेटलेट्स वगैरह सेल काउंट आप यहाँ पर करा सकते हो, राइट। फिर अगला आपका मैनेजमेंट आ जाएगा। डायग्नोस्टिक हमने देख लिया, कैसे आप डायग्नोस करोगे, कैसे पता चलेगा आपको। फिर अभी आपको डायग्नोस हो गया, अब आपको भाई मैनेज करना है, तो कैसे मैनेज करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस डिपेंड ऑन कॉजेस, ये अलग अलग कॉजेस की वजह से हो सकता है, आपको कौन सा टाइप का किस कॉजेस से हुआ है। वायरल हुआ है तो जनरली तो फर्स्ट स्टेज पर है, तो ज़्यादा कुछ हमको ज़रूरत नहीं है, रेस्ट एंड स्लीप करना है, एडुकेट हाइड्रेशन करना है, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, थोड़ा सा आराम कर लेना है। दर्द हो रहा है तो आप एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन एनाल्जेसिक पेन किलर ले सकते हो। थ्रोट लॉजेंस, जो आपके गले में कफ को रिलीज करने के लिए आप वो मेडिसिन ले सकते हो, स्प्रे वगैरह आप इवन ले सकते हो। बैक्टीरियल की वजह से यदि आपको हो रहा है तो फिर आपको यू कैन गो फॉर एंटीबायोटिक, आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। और जैसे कि आपका मैनेजमेंट में आ जाएगा पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, और इससे यदि पेशेंट आपका रजिस्टर है या एलर्जी है तो अजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। रेस्ट एंड हाइड्रेशन टैबलेट आती है, पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, यदि आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो यू ऑलरेडी नो दैट, है ना, आप फेमिलियर है। रेस्ट एंड हाइड्रेशन अलग, आपको रेस्ट एंड हाइड्रेशन तो करना ही करना है। पेन मैनेजमेंट में विथ ओवर द काउंटर मेडिकेशन
पेन मैनेजमेंट में आप मेडिकेशन ले सकते हैं एंटीबायोटिक के साथ साथ, जैसे आपको फीवर है, कफ कोल्ड है, उससे रिलेटेड आप अदर मेडिसिन भी बॉडी पेन हेडेक के लिए ले सकते हो। होम रेमेडीज में कुछ आपकी रेमेडीज आ जाएगी, जैसे आपको क्या क्या यूज करना है। इससे आपको वार्म सॉल्ट वाटर से गार्गल करना है, गिलास में पानी लेना है 200 ml, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उससे आपको गलारे करना है, राइट, जिससे कि आपकी रिड्यूस पेन और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। वार्म टी हनी आप गर्म चाय पी सकते हैं शहद के साथ बढ़िया सा, जिससे भी आपको बढ़िया लौंग इलायची वाला चाय अदरक वाला। ओके, फिर ह्यूमिडिफायर आप एडिंग मॉइस्चर टू एयर कैन हेल्प एलिवेट थ्रोट ड्राइनेस एंड इरिटेशन। ह्यूमिडिफायर जो होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एयर को आपको मॉइस्ट करते हैं, इससे आपका बार बार गला नहीं सूखेगा, ड्राइनेस नहीं होगी। कोल्ड फूड, जो भी आप फूड ले रहे हैं वो आपको कोल्ड फूड लेना है, जैसे आइसक्रीम हो गया, राइट, और अदर जो भी ड्रिंक्स है वो चीज़ें आपको लेनी है। आपको ऐसी चीज़ नहीं लेना जो कि आपको जो आपके जो ड्राई है उसको सूट करेगी और सूट करेगी। देन स्टे हाइड्रेटेड, आप हाइड्रेटेड रहना है, प्लेंटी ऑफ आपको वाटर लेना है, इस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। और मॉइस्ट एंड एट द रिकवरी, जिससे कि आपका जो गला है वो आपका मॉइस्ट रहेगा। और दूसरी चीज़ें आ जाती है आप इससे, और जैसे कि आपको स्पाइसी फूड्स वगैरह नहीं लेना है, राइट, आपको कुछ ज़्यादा क्रिप्सी वगैरह नहीं खाना है, सॉफ्ट आपको डाइट ही लेना है, ऑलराइट, सॉफ्ट डाइट आपको लेना है। और ज़्यादा आपको फास्ट फूड जंक फूड वगैरह भी नहीं खाना है, क्रिप्सी वगैरह फूड नहीं खाना है, स्पाइसी वगैरह भी आपको नहीं लेना है। फिर अदर आ जाएगा, यदि इनकेस आपका ऑपरेटिव हुआ है, टॉन्सिलेक्टोमी हुई है, टॉन्सिलेक्टोमी मीन्स टॉन्सिल को रिमूव कर देना बाय द सर्जरी, दैट इज टॉन्सिलेक्टोमी। यदि वहाँ पर सीवियर केस हो गया तब हम करते हैं, वैसे तो ज़्यादा केसेस में होता नहीं, रेयरली होता है, पर यदि हुआ है तो क्या क्या चीज़ें हमको वहाँ पर देखना होता है। तो फर्स्ट वन आपको जो केयर इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको रेस्ट तो आपको करनी है, प्लेंटी ऑफ रेस्ट, जिससे कि आपकी टाइम हील एवरीथिंग है ना, कहते हैं कि समय के साथ आपके जो घाव भर जाते हैं, हील हो जाते हैं, तो आपको रेस्ट करना है, टाइम के साथ आपकी जो हीलिंग है वो हो जाएगी। मेडिसिन तो आपको लेना ही लेना है। हाइड्रेशन, पानी आपको ज़्यादा पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप ले सकते हैं, अच्छी वाली लेना है, फ्रूट जूस वगैरह, राइट, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स के लिए तो हम नहीं बोलेंगे लेने के लिए। ओके, फिर पेन मैनेजमेंट आपको करना है। पेन मैनेजमेंट में यूज प्रिस्क्राइब जो भी आपकी मेडिसिन है, जैसे कि आपका एनाल्जेसिक है, पेन किलर मेडिसिन है, वो आप ले सकते हो, जो कि आपके पेन को और रिड्यूस करेगी, आपकी स्वेलिंग को कम करेगी। आइस पैक वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हो नेक पर, यदि आपको स्वेलिंग्स वगैरह हो रही है तो, राइट। और डाइट में आपको किस तरीके की डाइट लेना है, जब भी आपका यदि टॉन्सिलेक्टोमी हुआ तो आपको क्लियर लिक्विड से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इसे मूव कर सकते हो लिक्विड डाइट पर, लिक्विड डाइट सॉफ्ट पर, सॉफ्ट के बाद आप फिर धीरे धीरे हार्ड डाइट पर जा सकते हो, पर आपको अवॉइड करना है क्रंची फूड को, स्पाइसी फूड को आपको अवॉइड करना है, राइट। फिर अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी, ऐसी जो एक्टिविटी आपको अवॉइड करना है, लिमिटिंग आपकी फिजिकल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 2 वीक पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद आपको अप्रॉक्स आपको 2 वीक तक जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है, स्ट्रेच मसल्स स्ट्रेच वगैरह फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। एंड अगला आ जाएगा आपका फॉलोअप अपॉइंटमेंट। फॉलोअप के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना है, जितना भी आपका टाइम स्केड्यूल बताया है, तो आपका 1 वीक हो सकता है, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, जो भी वापस से आपको फॉलोअप चेकअप के लिए आना है पेशेंट को। एंड मॉनिटर कॉम्प्लिकेशन, अदर जो भी आपको कॉम्प्लिकेशन है, जैसे साइन ऑफ ब्लीडिंग हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, सीक मेडिकल अटेंशन, इन सबको आपको मॉनिटर करना है। यदि इनकेस ज़्यादा हो रहा है मेडिकल अटेंशन और कंसल्ट भी कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। सो इट्स ऑल अबाउट आपका टॉन्सिलेक्टोमी। हमने टॉन्सिलाइटिस के बारे में यहाँ पर जाना। टॉन्सिलाइटिस आपका एक इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन की वजह से आपको स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना आपके टॉन्सिल्स में, दैट इज आपका टॉन्सिलाइटिस। कॉजेस इसका हो सकता है बैक्टीरियल हो सकता है, आपका वायरल भी हो सकता है, और आप स्पेशली आपको मौसम की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, रेनी सीजन में ठंडी है, स्प्रिंग के सीजन में। और यदि हम यहाँ की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पर दिखें तो आपका पेन होना, स्वेलिंग होना, आपके गले में कफ होना, देन उसके बाद आपको निगलने में प्रॉब्लम होना, राइट, ये सारे सिम्टम आपके हो सकते हैं। उसके बाद आपका वॉइस में चेंजेस होना, है ना,
तो हेडेक होना और उसके साथ साथ बॉडी एक होना, कफ होना, तो ये आपके कॉमन सिम्टम हो गए। रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, टेंडर होना, ये आपके कॉमन सिम्टम्स हो गए। उसमें डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है। ये टेस्ट आप यहाँ पर करा सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करके आप देख सकते हो। उसके बाद फिर मैनेजमेंट में आपका आ जाएगा, मेडिकेशन में ट्रीटमेंट में आपका एमोक्सिसिलिन हो सकता है, आपका पेनिसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन आप ले सकते हैं। बैक्टीरियल है तो आपको लेना है, वायरल है तो थोड़ा सा आपको रेस्ट करना है, धीरे धीरे करके वो आपका हील हो सकता है, रेस्ट आपको करना है। देन फिर ये सारे पॉइंट के बारे में आज हमने यहाँ पर देखा। होम रेमेडीज में आप वाटर, गर्म वाटर से आप पानी में नमक मिला करके आप गर्गल कर सकते हो, टी ले सकते हो आप, 40 बॉर्न टी। एंड कोल्ड फूड आपको लेना है, स्टे हाइड्रेटेड, जो भी स्पाइसी फूड है उसको आपको अवॉइड करना है। ऑलराइट, तो ये सारी एक कॉमन सी डिसीज है, कॉमन सा इसका मैनेजमेंट है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू।